जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग एडुटेरिया बुक के जो बीएसएससी सचिवालय सहायक के जो है सो वैकेंसी है, जिसमें कि वॉल्यूम 2 जो है सो बुक जो न्यू वाली निकला हुआ है, उसके हम लोग 1 to 8 जो है सो प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। आज हम लोग 9th सेट नंबर 9 जो है सो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो है सो अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए, ये सचिवालय सहायक के लिए बुक है जो कि तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022 के लिए जो है सो निकाली गई है। देखिए, आज हम लोग जो है सेट नंबर 9 हम लोग लगाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं है आप है तो, क्योंकि एग्ज़ाम बुक्स जो है सो आपके लिए हमेशा जो है सो हेल्पफुल रहा है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। ये जो बुक है दोस्तों, इसमें जो है सो पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रश्नों की तार्किक व्याख्या भी दिया हुआ है, और इसमें जो है सो 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में ये दिया हुआ है। तो हमें पूरी विश्वास है कि आपके जो है सो एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होगी और हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेट नंबर 9। तो दोस्तों, यही जो है सो वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी का है। ये सेट नंबर 9 है और जो इसमें जो है सो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, और 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक माइनस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा। आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक जो है सो अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है सो प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, पहला जो है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट कौन बनी है? ए में है अवनी चतुर्वेदी, बी में है भावना कंठ, सी में है शिवांगी सिंह और डी में है अभिलाषा सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में शिवांगी सिंह है। यही जो है सो भारत की पहली महिला पायलट बनी है जो कि राफेल लड़ाकू विमान जो है सो उड़ाने वाली है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ए में है बुध, बी में है शुक्र, सी में है पृथ्वी और डी में है मंगल। तो ये आप बहुत लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बुध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बुध। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये रहा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ए में है पराग्वे, बी में है ब्राज़ील, सी में दक्षिण अफ्रीका और डी में है उरुग्वे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है उरुग्वे, यानी कि डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मकर रेखा जो है उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है, बाकी पराग्वे, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है। साथ ही दोस्तों, ये जान लीजिए कि भूमध्य रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ये भी आपको जानना है। और ये मकर रेखा जो है सो कौन कौन से जो है सो देशों से होकर गुजरती है? तो आपकी चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राज़ील हो गया, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोज़ाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया एवं ऑस्ट्रेलिया, ये सब से जो है सो गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है? निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ए में है ग्रेनाइट, बी में है बेसाल्ट, सी में है गैब्रो और डी में है स्लेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है स्लेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों, आग्नेय चट्टान का उदाहरण स्लेट नहीं है, ठीक है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो किस प्रकार है। क्या है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? क्या है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? ए में है हुगली, बी में है दामोदर, सी में है कोसी और डी में है कर्मनासा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है दामोदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दामोदर। मतलब दोस्तों भारत की दामोदर नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक कमेंट करिएगा कि दामोदर जो है प्रमुखतः कहाँ से जो है सो बहने वाली नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर है दामोदर जो है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली नदी है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ए में है उत्तराखंड, बी में है लद्दाख, सी में है जम्मू कश्मीर और डी में है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है, बहुत लोग जानते हैं, लद्दाख में जो है हेमिस नेशनल पार्क है। अतः हमारा आज का इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। दोस्तों जो जम्मू एवं कश्मीर के विभाजन के पश्चात जो है हेमिस नेशनल पार्क जो है की अवस्थिति जो है लद्दाख क्षेत्र में हो गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ए में है उकाई झील, बी में है गोविंद सागर, सी में है सुखना झील और डी में है सांभर झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है गोविंद सागर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। फिर से पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ए में है हिमाचल प्रदेश में, बी में है पश्चिम बंगाल में, सी में है कर्नाटक में और डी में है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा 9 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? ए में है हरिश्चंद्र, बी में है वेलिकोंडा, सी में है जावादी और डी में है सोसाचलम। फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है हरिश्चंद्र, बी में है वेलिकोंडा, सी में है जावादी और डी में है शेषाचलम। तो कौन सी पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? तो इसका आंसर है हरिश्चंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? फिर से पढ़ते हैं। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए में है गुजरात, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उड़ीसा और डी में है असम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? ए में है विशाखापत्तनम, बी में है कांडला, सी में है मुंबई और डी में है एन्नोर। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो कांडला इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? ए में है न्यूयॉर्क, बी में है स्विट्जरलैंड, सी में है लंदन और डी में है एम्स्टर्डम। तो कौन है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर से पढ़ते हैं, राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? तो न्यूयॉर्क बन गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस प्रकार है। 13 है, बिहार का क्या है दोस्तों? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? ए में है अररिया, बी में है बांका, सी में है पूर्णिया और डी में है कैमूर। तो किस में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है अररिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ए में है मध्य प्रदेश, बी में है कर्नाटक, सी में है उत्तराखंड और डी में है बिहार। तो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस प्रकार है। क्या है? निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? क्या है? फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? ए में है गौतम बुद्ध, बी में है स्वामी महावीर, सी में है विवेकानंद और डी में है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है गौतम बुद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? क्या है? फिर से पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ए में है रावी, बी में है सिंधु, सी में है सतलज और डी में है सरस्वती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सिंधु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस प्रकार है। क्या है? सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? फिर से पढ़ते हैं, सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? ए में है बाजार नियंत्रण विभाग, बी में है राजस्व विभाग, सी में है दान विभाग और डी में है कृषि विभाग। तो किस विभाग का अधिकारी होता था? तो ये बाजार नियंत्रण विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस प्रकार है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? क्या है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ए में है मोहम्मद आलिद शाह, बी में है एतमादुद्दौला, सी में है गयासुद्दीन बलबन और सी में है शेरशाह सूरी, सॉरी डी में है शेरशाह सूरी। फिर से ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए में है आलिद शाह, मोहम्मद आलिद शाह, बी में है एतमादुद्दौला, सी में है गयासुद्दीन बलबन और डी में है शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आलिद शाह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो बीजापुर का गोलकुंडा जो है बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आलिद शाह का मकबरा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि 19वां क्वेश्चन नंबर है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ए में है हेक्टर मुनरो, बी में है थॉमस मुनरो, सी में है सर आयर रूट और डी में है काउंट डी लाली। फिर से एक बार पढ़ते हैं, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए में है हेक्टर मुनरो, बी में है थॉमस मुनरो, सी में है सर आयरकूट और डी में है काउंट डी लाली। तो इसका आंसर क्या है? सर आयरकूट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेसवादी दल का गठन किया? क्या है? निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? ए में है मदन मोहन मालवीय, बी में है मोतीलाल नेहरू, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है दादा भाई नौरोजी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों, मदन मोहन मालवीय भारत के कौन से विश्वविद्यालय के जो है सो संस्थापक रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इस प्रकार है। तो 21वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? क्या है? एक बार फिर से देखते हैं, क्या है? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है एंड्रयू फ्रेजर, सी में है एच रिस्ले और डी में है लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है एंड्रयू फ्रेजर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, एंड्रयू फ्रेजर। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन क्या रहा? ये है। तो 22 नंबर है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि राजद्रोही संस्था और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? क्या है? किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि राजद्रोही संस्था और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, सी में है लॉर्ड डफरिन और डी में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, जो कि इस प्रकार है। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था? ए रोलट सत्याग्रह, बी में है चंपारण सत्याग्रह, सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में है असहयोग आंदोलन। फिर से एक बार पढ़ते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। ए में है रोलट सत्याग्रह, बी में है चंपारण सत्याग्रह, सी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में है असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रोलट सत्याग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि इस प्रकार है। क्या है? निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा? फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा? ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है रास बिहारी बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस प्रकार है। क्या है? किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? फिर से पढ़ते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ए में है स्मिथ का नियम, बी में है रॉबसन का नियम, सी में है ग्रेसम का नियम और डी में है हिक्स का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ग्रेसम का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस प्रकार है। क्या है? निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? ए में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, बी में है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो कि IDA, सी में है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC और डी में है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, यही जो है विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की जैसो कहा जाता है IDA को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। आइए दोस्तों IDA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को। कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? क्या है? सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। ए में है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, बी में है शुद्ध आयात का, सी में है शुद्ध निर्यात का, और डी में है सकल मूल्य का। फिर से पढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। ए में है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, बी में है शुद्ध आयात का, सी में है शुद्ध निर्यात का, और डी में है सकल मूल्य का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि इस प्रकार है। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्यक्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ए में है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, बी में है सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई, सी में है निवल राष्ट्रीय आय यानी एनएनआई, और डी में है निवल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सकल राष्ट्रीय आय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि जीएनआई जिसको कहा जाता है। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। दोस्तों 29 देखने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम बुक्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है सो प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेकित कीजिए। क्या है? ए में है सूची 1 है और सूची बी है जी मार्कोनी, और बी में है जे एल्बेयर्ड, सी में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और डी में है थॉमस अल्वा एडिसन। इधर सूची 2 में है, क्या है? 1 में है रेडियो, 2 में है टेलीविज़न, 3 में है टेलीफोन, और 4 में है ग्रामोफोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर है जी मार्कोनी। जी मार्कोनी का क्या है? तो ये तो है रेडियो। अच्छा, जेल बेड किससे रिलेटेड है? तो ये जेल बेड जो है सो टेलीविज़न से रिलेटेड है। अच्छा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने क्या किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और लास्ट बचता है, एक ही है, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि इन्होंने ग्रामोफोन का जो है सो आविष्कार किया था। तो दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यही जो है सो हमारा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं हम लोग का ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में है, देखिए दोस्तों, जैसे ए में है जो ऑप्शन है 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं और भी है। देखिए दोस्तों, सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए में है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस प्रकार है। क्या है? ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? क्या है? ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? ए में है हीरा, बी में है ग्रेफाइट, सी में है फ्लोरीन और डी में है कोयला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ग्रेफाइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ए में है प्रतिबल, बी में है बल, सी में है विकृति
और डी में है संवेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकृति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या है? जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? क्या है? जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ए में है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, बी में है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सी में है सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, और डी में है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जल में अस्थायी कठोरता सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि इस प्रकार है, क्या है? मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, ए में है प्रकाश का परावर्तन, बी में है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी में है प्रकाश का अपवर्तन, और डी में है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि इस प्रकार है, क्या है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेश किसका हिस्सा होता है? एक देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ए में है नाभिक, बी में है न्यूट्रॉन, सी में है पॉजिट्रॉन, और डी में है इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है नाभिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन है, नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र है। ए में है Al2O3, बी में है Al3O2, सी में है FeSO4, और डी में है Al3O4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Al2O3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Al2O3। आइए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि इस प्रकार है, क्या है? एम्फीबिया होता है। ए में है केवल जल में रहने वाला जीव, बी में है केवल स्थल में रहने वाला जीव, सी में है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव, और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला जो है सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि इस प्रकार है, क्या है? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ए में है छिपकली, बी में है तितली, सी में है तोता, और डी में है भालू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है छिपकली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, 38वां क्वेश्चन ये रहा, क्या है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है। फिर से पढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है। ए में है 24, बी में है 12, सी में है 26, और डी में है 31। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? ए में है वृक्क यानी कि किडनी, बी में है त्वचा यानी कि स्किन, सी में है यकृत यानी कि लीवर, और डी में है हृदय यानी कि हार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है हृदय यानी कि हार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन ये रहा, क्या है? किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, कहलाता है। ए में है चालन, बी में है संवहन, सी में है विकिरण, और डी में है अभिवहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है
चालन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि इस प्रकार है। क्या है? निम्न में से कौन सा मध्य कान की हड्डी है? क्या है? निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? ए में है मेलियस, बी में है इनकस, सी में है स्टेपीज और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? क्या है? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? तो 2 धमनियाँ होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 43, क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए में है कार्बन चक्र में, बी में है जल चक्र में, सी में है हाइड्रोजन चक्र में और डी में है नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जल चक्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है हम लोग सारे क्वेश्चंस को जो है सो एक बार अच्छे से देख सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है इसमें आने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम बुक्स को नहीं अपने सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ाम बुक्स आपके जो है सफलता के लिए हमेशा जो है सो एक्टिव रहेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। आइए 44वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। ए में है नागपुर, बी में है हैदराबाद, सी में है नोएडा और डी में है चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है नागपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि इस प्रकार है। क्या बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? फिर से पढ़ते हैं। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है अनुग्रह नारायण सिंह और सी में है श्री कृष्ण सिंह और डी में है मजहरुल हक। तो कौन है? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो ये रहा 46 क्वेश्चन नंबर। क्या है? भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा है। फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किन को मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा है? ए में है देश की रक्षा करना, बी में है आयकर का भुगतान करना, सी में है हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित रखना और डी में है जन संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आयकर का भुगतान करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन नंबर। 47 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ए में है अनुच्छेद 243C, बी में है अनुच्छेद 243E, सी में है अनुच्छेद 243F और डी में है अनुच्छेद 243D। फिर से एक बार पढ़ते हैं ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243C, बी में है अनुच्छेद 243E और सी में है अनुच्छेद 243F और डी में है अनुच्छेद 243D। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बोलिएगा दोस्तों। इसका आंसर है अनुच्छेद 243D, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी है। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48,
जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो किस में घोषित किया गया था? तो ए में है अनुच्छेद 356, बी में है अनुच्छेद 368, सी में है अनुच्छेद 352 और डी में है अनुच्छेद 360। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 356 के तहत कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा समय समय पर की जा चुकी है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इस प्रकार है। क्या है 49? क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? फिर से पढ़ते, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? ए में है भारत की समेकित निधि, बी में है संचित निधि, सी में है संघ सरकार की सहायता निधि और डी में है आकस्मिक निधि। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आकस्मिक निधि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस प्रकार है। 50वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ए में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी में है राज्य सूचना आयोग, सी में है केंद्रीय सतर्कता आयोग और डी में है लोकपाल और लोकायुक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर ए हो गया हमारा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्या है दोस्तों? 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार। क्या है? 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ए में है फ्रांस, बी में है भारत, सी में है जर्मनी और डी में है सिंगापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, 51वें जो है सो का जो है सो आंसर है भारत, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, जिसको बोला जाता है IEF, ने घोषणा की है कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वो कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच 71 सदस्यीय देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का 90% हिस्सा है। तो ये भारत जो है सो आपके जो है सो 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि इस प्रकार है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में उपराष्ट्रपति और डी में है गृह मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नीति आयोग जो है सो कब बना था? तो ये 1 जनवरी जो है सो 2015 को बना था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। और ये जो नीति आयोग है, ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में जो है सो सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। तो ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? ए में है अनुच्छेद 15, बी में है अनुच्छेद 20, सी में है अनुच्छेद 22 और डी में है अनुच्छेद 14। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। ये रहा क्वेश्चन नंबर 54, 54वां। स्थानीय क्या है? स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन
कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण है। ए में है बढ़ता नगरीकरण, बी में है अपर्याप्त धन, सी में है गंदी बस्तियों की बढ़त और डी में है कानून और व्यवस्था की समस्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अपर्याप्त धन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55वां क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ए में है अनुच्छेद 348, बी में है अनुच्छेद 358, सी में है अनुच्छेद 368 और डी में है अनुच्छेद 378। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 368 सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? ए में है हॉकी, बी में है फुटबॉल, सी में है क्रिकेट और डी में है जिम्नास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर बैटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, जो कि इस प्रकार है। क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनको जो है और इनको कब जो है ये कब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे? तो डेट जो है सो छापिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? ए में है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, बी में है जुंको तेबई, सी में है मार्गरेट थेचर और डी में है एस भंडारनायके। फिर से पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? ए में है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, बी में है जुंको तेबई, सी में है मार्गरेट थेचर और डी में है एस भंडारनायके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। दोस्तों वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है ये इंग्लैंड की प्रथम ये जो है वैलेंटीना तेरेस्कोवा ये जो है अंतरिक्ष में चढ़ने वाली प्रथम महिला है। और मार्गरेट थेचर की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, मार्गरेट थेचर। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में है जकार्ता, बी में है मनीला, सी में है काठमांडू और डी में है बैंकॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है जकार्ता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो है कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो फिर आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि इस प्रकार है। क्या है? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? क्या है? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? ए में है बारदोली सत्याग्रह, बी में है चटगांव शस्त्रागार लूट, सी में है काकोरी षड्यंत्र केस और डी में है नौजवान भारत सभा की स्थापना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है दोस्तों, पहले हम लोग सबको जैसो डेट वाइज देख लेते हैं कि कब होता है। दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस जो है 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र। और देखिए दोस्तों चटगांव शस्त्रागार लूट जो है 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और देखिए दोस्तों बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुई थी।
और आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नौजवान भारत सभा की स्थापना ये कब हुई थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1926 में। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं दोस्तों तो सबसे लास्ट में जो है चटगांव शस्त्रागार लूट, ये जो है 1930 में हुई थी। तो यही जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चटगांव शस्त्रागार लूट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, जो कि इस प्रकार है, क्या फिलीपींस की मुद्रा है? ए में है पीसो, बी में है पाउंड, सी में है वॉन और डी में है दिनार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है पीसो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर फिलीपींस की मुद्रा पीसो है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बहुत से लोग जानते हैं और ये जो फेमस क्वेश्चन भी है। तो ए में है सीन, बी में है टेम्स, सी में है राइन और डी में है डैन्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है सीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो पेरिस जो है सो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों पेरिस जो है वो पेरिस जो है फ्रांस सीन नदी के किनारे बसा शहर है, जबकि टेम्स के किनारे लंदन और राइन के किनारे बर्न यानी कि जर्मनी एवं डैन्यूब के किनारे बुडापेस्ट हंगरी शहर बसा हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जो कि इस प्रकार है, क्या है, नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? क्या है, नाल्को जो है एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? ए में जर्मनी, बी में इटली, सी में कनाडा और डी में है फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है इटली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों नाल्को जो है एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है 1965 में जो है हुई थी और इसका प्रमुख केंद्र चेन्नई, मैट्टूर एवं सेलम में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा, लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? क्या है, लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है राजस्थान, सी में है बिहार और डी में है पंजाब। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों नृत्य के मामले में बिहार की नृत्य कौन सी है, राजस्थान की क्या है और पंजाब की क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों साथ ही हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम बुक्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आप तक अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ए में है ब्रुनई, बी में है वियतनाम, सी में है सिंगापुर और डी में है कंबोडिया। फिर से इसको पढ़ते हैं दोस्तों, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या है, अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ए में है ब्रुनई, बी में है वियतनाम, सी में है सिंगापुर और डी में है कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ब्रुनई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जो कि इस प्रकार है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है दोस्तों? ये रहा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? क्या है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? ए में है जब 24 मई 1949 को, बी में है 24 मई 1949 को और सी में है 24 जनवरी, माफ़ कीजिएगा फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है 24 मई 1949 को, बी में है 24 नवंबर 1949 को और सी में है 24 जनवरी 1950 को और डी में है 26 जनवरी 1950 को। तो क्या है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है सो, एक मिनट, 24 जनवरी 1950 को जो है सो राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रगान को गाने
गाने का समय लगभग 52 सेकंड है और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को जो है ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तथा भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को जो है सो राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? क्या है? बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है ए में है असम, बी में है कर्नाटक, सी में है राजस्थान और डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो बोडो भाषा असम की भाषा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? ए में है जौ, बी में है गेहूँ, सी में है मूंगफली और डी में है सरसों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है मूंगफली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है, मूंगफली खरीफ फसल है, जबकि जो गेहूँ, सरसों, मसूर, चना आदि जो है सो रबी फसल है। रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर एवं नवंबर महीने में होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जो कि इस प्रकार है। क्या है? 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी? ए में है सोनल मान सिंह, बी में है मल्लिका साराभाई, सी में है यामिनी कृष्णमूर्ति और डी में है शोभना नारायण। फिर से एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है सोनल मान सिंह, बी में है मल्लिका साराभाई, सी में है यामिनी कृष्णमूर्ति और डी में है शोभना नारायण। तो क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सोनल मान सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह है। सोनल मान सिंह थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस सेट का भी लास्ट जो है सो क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और 1 से लेके 9 तक जो है आज हमने कंप्लीट किया है सेट को। तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो है सो हमें जो है ये मिलता रहेगा मोटिवेशन। क्या है? 70 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार। क्या है दोस्तों? देखिएगा, क्या है दोस्तों? देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फिर से पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए में है 78वां, बी में है 81वां, सी में है 83वां और डी में है 85वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 85वां, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत 50वें स्थान पर रहा। वहीं न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं। दोस्तों आज हमने जो है आपके जो है आपके ही यूट्यूब चैनल यही एग्ज़ाम बुक्स में जो है आज एग्ज़ाम बुक्स में जो सेट नंबर वो 1 से लेके जो है 9 तक कंप्लीट कर लिया है। और ये बीएसएससी जो है सचिवालय सहायक एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एसपीडी बुक के जो है सो हमने जो है सो कंप्लीट करंट अफेयर्स को डाल चुका हूँ कुछ सेट, और फिर प्लेटफॉर्म के भी करंट अफेयर्स ऑनलाइनर को हमने डाला है। साथ ही कुछ अन्य वीडियोस भी हमने जैसो डाले हैं, तो उनको भी देखना ना भूलें। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जीएसएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो या फिर एसएससी जीडी हो, उसके लिए जो है सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आशा करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।